नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को जापान में दारुमा डॉल गिफ्ट, मनोकामना पूरी होने का माना जाता है प्रतीक। बीजेपी कांग्रेस की भिड़ंत, राहुल बोले मारो तोड़ो हम सत्य और संविधान के साथ रहेंगे। अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का विवादित बयान। और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही, गांव हुआ मलबे में तब्दील। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें जापान की पारंपरिक दारुमा डॉल भेंट में दी गई। ये गुड़िया जापान में मनोकामना पूर्ति और सफलता का प्रतीक मानी जाती है। गोल लाल रंग की इस डॉल में केवल चेहरा होता है, हाथ पैर नहीं। परंपरा के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जब अपना लक्ष्य तय करता है तो डॉल की एक आंख का पर रंग भरता है और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो दूसरी आंख भी रंग दी जाती है। दारुमा डॉल को जैन धर्म, बौद्ध के 5वीं शताब्दी के भिक्षु बोधि धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि लंबे ध्यान के कारण उनके हाथ पैर नष्ट हो गए थे और इसी से प्रेरणा लेकर इस डॉल का स्वरूप बनाया गया है। इसे कागज और गोंद से तैयार किया जाता है और इस तरह डिजाइन किया जाता है कि गिरने पर भी वो हमेशा सीधे खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि जापान में से बार बार उठने और कभी हार ना मानने की सीख से भी जोड़ा जाता है। पटना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को जबरदस्त झड़प हो गई। मामला तब भड़का जब बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दिए गए बयान का विरोध करने कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर धावा बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और पत्थर चले, तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस दफ्तर से उन पर ईंट पत्थर फेंके गए। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है, लेकिन हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दे दिया है। महुआ मोइत्रा ने अवैध घुसपैठ के सवाल पर कहा है कि अगर रोजाना लाखों की संख्या में विदेशी लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी जमीनें और हमारी मां बहनों की इज्जत पर खतरा है, तो पहले अमित शाह का सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी ने मोइत्रा पर तीखा हमला बोला है और कृष्णानगर कोतवाली थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। महुआ ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि पहले ये दोस्त देश था, लेकिन सरकार की नीतियों के बिगड़ते रिश्तों की वजह से इस तरह की दूरियां बन गई हैं। बयान पर राजनीतिक बवंडर मच गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आसमान से आफत टूट पड़ी है। छेनागाड़ गांव में बादल फटने से पूरा इलाका मलबे में समा गया है। कभी बाजारों की रौनक और खेती बाड़ी से गुलजार रहने वाला ये गांव आज खंडहर में तब्दील हो गया है। कई घर जमींदोज हो गए हैं। मछली तालाब और मुर्गी फार्म बह गए हैं। अब तक 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय और नेपाली मूल के लोग शामिल हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन केदारनाथ हाईवे बंद होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना भी मैदान में उतार दी गई है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग ही नहीं, चमोली जिले में भी हालात खराब हैं। कई गांव प्रभावित हैं। मंदिर और बाजार जलमग्न हैं। पहाड़ों पर ये त्रासदी किसी हिमालयन सुनामी से कम नहीं है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस की दरभंगा सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भड़क उठे हैं। गुवाहाटी में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी गालियां मोदी जी को देगी उतना ही कमल खिलेगा। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने देश की राजनीति में नकारात्मकता का जहर घोल दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि एक गरीब मां का बेटा जब से प्रधानमंत्री बना है, कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी तक पर अपशब्द कहे जा रहे हैं। अमित शाह ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा बताते हुए कहा है कि 140 करोड़ भारतीय ऐसे अपमान को कभी माफ नहीं करेंगे। मित्रों, आसाम का इतिहास देखें तो महाराजा पृथु से लेकर लसित बरफुकन तक, शीला राय से लेकर यहां से सेना में भर्ती हुए हमारे युवाओं ने मां भारती के लिए जो बलिदान लिए, वहां तक ये भारत की सुरक्षा का एक अहम कोना बनकर हमेशा से पूर्वोत्तर उभरा है और विश्व भर में सबसे पुरातन और सबसे ज्यादा विविधताओं को समावेश करने वाली एक पूर्वोत्तर की संस्कृति भी यहां निवास करती है। यहां की कला, यहां की भाषाएं, यहां का खान पान, यहां की वेशभूषा, यहां का संगीत और यहां का प्राकृतिक सौंदर्य पूरे उत्तर पूर्व को एक प्रकार से विश्व में बेनमून बनाता है। और इस 11 साल में उत्तर पूर्व का विकास, जब भी उत्तर पूर्व का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखने पड़ेंगे, ये सुनिश्चित। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तीसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई नियम संघ में लागू होता है, तो उन्होंने साफ कहा, संघ में रिटायरमेंट जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है। भागवत ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर होना चाहिए। अगर मैं 80 साल का हूं और संघ मुझे जिम्मेदारी देता है तो मुझे काम करना ही होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं। हाल ही में मोहन भागवत की एक टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या 75 की उम्र में पीएम मोदी भी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन अब संघ प्रमुख ने साफ कर दिया है कि उम्र कोई बाधा नहीं है। जब तक व्यक्ति सक्षम है और संगठन जिम्मेदारी देता है, तब तक उसे काम करना ही चाहिए। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए थे और इसके बाद हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी। लेकिन राहत के साथ ही साथ कई इलाकों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी हो गई है। सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं और लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मंत्री आतिशी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि महज 6 महीने में ही बीजेपी की सरकार ने दिल्ली को डुबो दिया है। आतिशी ने तंज कसते हुए कहा है कि विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ जल जमाव और जाम ही मिला है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 13.4 mm बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विभाग ने अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के भी आसार जताए हैं। यानी फिलहाल दिल्ली वालों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और इसके साथ ही परेशानी भी उन्हें झेलनी पड़ सकती है।
और बारिश की बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई में अंधेरी सब्वे में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। वहीं नवी मुंबई के एपीएमसी सब्जी मार्केट में भी पानी भर गया है और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। इधर मराठवाड़ा के लातूर जिले में भी भारी बारिश के चलते प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हालात बिगड़ने पर नदियों नालों के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। लगातार बारिश से करीब 50 सड़कें और पुल यातायात के लिए बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने 29 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और जिला प्रशासन ने राहत बचाव टीमें तैनात कर दी हैं। और बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। पंजाब प्रांत में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। फसलें बर्बाद हैं, सड़कें कट चुकी हैं और सैकड़ों लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं इस आपदा के लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उसका आरोप है कि भारत ने डैम से पानी छोड़ा, जिससे हालात बिगड़े हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भारी बारिश और मानसून की मार ही असली वजह है। बाघा वाटर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया है। परेड ग्राउंड पर पाकिस्तानी रेंजर्स घुटनों तक पानी में खड़े नजर आए, जबकि भारतीय साइड पूरी तरह सूखा और साफ सुथरा था। पाकिस्तान ने इसके लिए भारत की सड़कें ऊंची होने का बहाना बनाया, लेकिन असलियत ये है कि भारत ने पहले ही बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना लिया है। बाढ़ का ये संकट 2022 की विनाशकारी बाढ़ की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। मौजूदा हालात पर सवाल ये है कि जलवायु परिवर्तन और खराब प्रबंधन के बीच पाकिस्तान कब तक जिम्मेदारी भारत पर डालता रहेगा। रूस यूक्रेन जंग ने आज एक नया मोड़ ले लिया। रूस के समुद्री ड्रोन ने ऐसा हमला किया जिससे यूक्रेन का सबसे बड़ा टोही जहाज सिम्फेरोपोल पलक झपकते ही समुद्र में डूब गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि डेन्यूब नदी के डेल्टा में इस जहाज को निशाना बनाया गया। ये वही जहाज था जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था और 2 साल बाद यूक्रेनी नौसेना में शामिल किया गया। खास बात यह है कि इसे एक दशक में यूक्रेन का सबसे बड़ा और आधुनिक जहाज माना जाता था। समुद्री ड्रोन के इस पहले सफल हमले ने कीव की नौसेना को गहरा झटका दिया है। हमला इतना जोरदार था कि जहाज के कई हिस्से चकनाचूर हो गए। यूक्रेन ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं और अब तक कुछ लापता हैं। राहत दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है। इधर यूक्रेनी नेताओं ने रूस पर आरोप लगाया है कि उसने कीव में मिसाइल से एक ऐसी ड्रोन फैक्ट्री को भी निशाना बनाया जहां तुर्की के मशहूर वेरा कटार ड्रोन बनाने की तैयारी चल रही थी। यानी कि रूस ने एक ही रात में समुद्र और जमीन दोनों जगह यूक्रेन की सैन्य ताकत को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका और भारत के बीच रूस से तेल खरीद को लेकर तनाव एक बार फिर गहरा गया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत, चीन और ब्राजील को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदना दरअसल पुतिन की युद्ध मशीन को सहारा देना है। ग्राहम ने कहा है कि भारत इस समर्थन की कीमत चुका रहा है और बाकी देश भी जल्द ही इसका अनुभव करेंगे। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिसका असर भारतीय निर्यात पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और गैर जरूरी बताया। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 50% तक बढ़ा टैक्स कपड़ा, केमिकल और मशीनरी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन लंबे समय में भारत की जीडीपी पर बड़ा असर नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इस हमले में 21 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये शांति वार्ता को कमजोर करने जैसा है। अमेरिका की हताशा उन देशों से भी है जो पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीद रहे हैं। भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए अब अमेरिकी सीनेटरों ने स्पष्ट किया है कि आगे इन देशों को और सख्त फैसलों का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल इस पद पर KB सुब्रमण्यम की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। RBI के 24वें गवर्नर रहे उर्जित पटेल ने 2016 में रघुराम राजन की जगह पर पद संभाला था, लेकिन 2018 में सरकार के साथ मतभेद के चलते उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले वे डिप्टी गवर्नर के रूप में भी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 1963 में जन्मे उर्जित पटेल येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD कर चुके हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की है। पटेल इससे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पास निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का लंबा अनुभव है। इस तरह भारत की ओर से IMF में उर्जित पटेल की नियुक्ति एक अहम कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड ने मणिमहेश यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए आफत खड़ी कर दी है। चंबा जिले के भरमौर में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मृतकों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंबा के लोग शामिल हैं। पिछले 5 दिनों में लगातार हादसों से अब तक 11 जानें जा चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश से यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। चंबा और भरमौर में जगह जगह लैंडस्लाइड और रास्ते बंद होने से 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राहत के लिए सेना और 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। 2 नेशनल हाईवे समेत 795 सड़कें बंद हो चुकी हैं और 5 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मंडी, कुल्लू और अन्य जिलों में भी भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।